मैं जब 15 साल का था, एक दिन मेरी माँ ने शॉपिंग जाते वक्त मुझे घर संभालने के लिए कहा। अंधेरा होने लगा था और मुझे ध्यान आया कि मेरा छोटा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि शायद उसे पता हो कि वो कहाँ गया है, और उसने बताया कि वो पास के पार्क में सॉकर लेके खेलने गया है। मैंने उसे घर की निगरानी करने के लिए बोला और दौड़ता हुआ पार्क की ओर गया। जब मैं वहां पहुंचा, पार्क को बिल्कुल खाली देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपने भाई का नाम भी पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी और तभी अचानक मुझे बाईं ओर से एक धीमी सी दबी हुई आवाज आई। मेरे मुड़ते ही मैंने देखा कि एक लंबी सी परछाई उस ऊंचे फेंस के पीछे गायब हो रही थी। मैं पूरी तेजी से उस तरफ भागा और जब मैं फेंस की दूसरी ओर पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मानो डर के मारे मेरी सांसें ही रुक गई हों। एक लंबा सा आदमी मेरे छोटे भाई को गलियारे में घसीटता हुआ ले जा रहा था। गुस्से के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें संभाल न सका। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पर उसने शायद मुझे आते हुए सुन लिया, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा और मेरे भाई को जमीन पर ही गिरा दिया। उस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी तरफ इतनी तेजी से दौड़ा कि जब मैं उसे टकराया वो जमीन पर जा गिरा। गाली देते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। लात मारते हुए मैं उससे सवाल पूछने लगा और फिर मैं अपने भाई को गोद में लेकर पूरी तेजी से घर की ओर दौड़ने लगा। तब तक बाहर घना अंधेरा हो चुका था और मेरी माँ भी घर पर आ चुकी थी। वो चिंता के मारे बहुत परेशान थी और हमारे चेहरे देखते ही वो जान गई थी कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। सारी बात बताते बताते मैं और मेरा भाई दोनों रोने लगे और हमें देखकर हमारी माँ भी हमारे साथ रोने लगी और हमें गले लगा लिया। और फिर आखिर में पुलिस को भी बुलाया गया, पर वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। लगभग 10 साल पहले मैं और मेरा 3 साल का लड़का अपने पुराने अपार्टमेंट को छोड़कर एक नए घर में गए। वो एक पुरानी बिल्डिंग थी और घर के अंदर अंधेरा थोड़ा ज़्यादा ही था और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही होती थी। हम लोगों को इस नए घर में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। वो काफी बेचैन जान पड़ती थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि वो सामने वाले कमरे में कुछ देख रही है। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं और वो बोली, मुझे जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा, कोई दिक्कत है? तो वो कुछ नहीं बोली और सीधे बाहर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब वो घर से बाहर आ गई तब वो बोली, ये घर भूतिया है। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि घर के साथ क्या गलत है या वो ऐसा क्यों बोल रही थी। वो अभी भी मुझे बताने से मना करती है कि उसने घर में उस दिन ऐसा क्या देखा था। लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे 3 साल के लड़के ने पूछा कि बाथरूम में वो बूढ़ी औरत कौन सी है। मगर जब मैं गया तो बाथरूम में कोई नहीं था। एक दिन मैं कार से ऑफिस जाने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मैं कुछ सामान घर में ही भूल आया हूँ। और जब मैं वापस घर आया तो देखा कि दीवार पर टंगी एक फ्रेम डोर बेंच पर गिर पड़ी। वो फ्रेम गिरी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फेंका हो।
वो फ्रेम काफी तेजी से उस बेंच पर गिरी थी और उस पर रखे कुछ टाइल्स के पीसेस भी चटक गए थे। मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी उस घर में था वो काफी गुस्से में था। मैं बहुत दिनों तक इस बारे में सोचता रहा। लगभग 6 महीने उस घर में रहने के बाद मैंने डेक पर एक अजीब सी कटिंग देखी। डेक पर कोई हैंडल न होने के कारण मैं काफी मुश्किल से उसे खोल पाने में सफल हुआ। अंदर काफी बड़ा एक गड्ढा था और डेक में एक सीढ़ी अंदर की तरफ जा रही थी। मैं नीचे जाता गया और अंदर खुद को एक तहखाने जैसे कमरे में पाया। वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था। ना उसमें पत्थर थे और ना ही उसे बनाया गया था। उस कमरे को मिट्टी में खोदकर ढांचा दे दिया गया था। मधुमक्खियां और कुछ कीट पतंगे उस पत्थर के नीचे से निकलकर उड़कर मेरी तरफ आने लगे। मैं वहां से तेज रफ्तार से भागा और उस तहखाने से जल्दी से निकलकर कभी दोबारा वहां ना जाने का निश्चय किया। इस घटना से मैं काफी प्रभावित हुआ और इसी वजह से मैं दोबारा कभी उस तहखाने में नहीं गया और ये मेरा उस घर को छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, किसी के दरवाजा खोलकर अंदर आने की आहट मुझे सुनाई दी। मुझे बाद में याद आया कि मेरे कमरे की फर्श पर तो कालीन बिछी हुई है, इसलिए कदमों की आवाज तो आनी नहीं चाहिए थी। जब कदम मेरे बिस्तर तक पहुंचे, मुझे महसूस हुआ किसी ने अपने दोनों हाथ मेरे पीठ पर रख दिए। वो दोनों हाथ मेरी पीठ पर चुपचाप रखे हुए थे। मुझे लगा वो मेरा लड़का होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। मैं उठकर आया और जब अपने लड़के के कमरे में गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। हम लोगों ने जल्दी ही उस घर को छोड़ दिया और दोबारा कभी उस रास्ते नहीं गए। मैं दिल्ली के एक बड़े से जाने माने कॉलेज के पास रहता था। हालांकि मैं एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। मैं दिन में पढ़ने के साथ साथ रात को पिज्जा डिलीवरी करने का काम भी करता था। एक रात मुझे पिज्जा डिलीवर करने के लिए फोन आया। जहां पर पिज्जा लेकर जाना था वो जगह मेरे घर से उत्तर दिशा में थोड़ी दूरी पर ही थी। जिस दुकान पर मैं काम करता था वो 1 बजे बंद हो जाती थी और ये वाला ऑर्डर 1 बजे से तुरंत पहले ही आया था। मैंने पिज्जा हाथ में लिया और कार में बैठकर मैंने लोकेशन ऑन करके कार चलाना शुरू कर दी। मैंने देखा वो घर उस रोड के आखिरी में अकेला ही था। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने कार को उस घर की दिशा में चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे कुछ स्कूल, कब्रिस्तान और कॉलेज मिले। इन सब को पार करके मैं उस संकरी रोड पर पहुंचा जिस पर वो घर मौजूद था जहां मुझे पिज्जा डिलीवर करना था। जीपीएस मुझे बता रहा था कि मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उस घर में काफी अंधेरा था और उसकी छत पर सिर्फ एक बत्ती जल बुझ रही थी। मेरे अंदर बेचैनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं भगवान से मना रहा था कि काश
वो मुझे इस डिलीवरी के लिए ना भेजते। जैसे ही मैं उस जगह की ओर और भी पास पहुंचा, मुझे झाड़ियों में किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई दी और तभी झाड़ियों से कुछ अजीब शब्द बोलते हुए एक आदमी मेरी ओर कूदा और घर के अंदर से 2 और आदमी कूदकर बाहर निकले। उन्होंने लंबे कपड़े पहन रखे थे और उन सब के हाथ में छुरी थी। मैं उल्टा भागा और जल्दी से कार के पास पहुंचकर कार के अंदर बैठ गया। जैसे ही मैंने कार चलाने की सोची, मैंने उन 3 में से एक आदमी को कार के ठीक सामने खड़े देखा। वो काफी गुस्से में दिख रहा था। मैं 80-90 की स्पीड से तेज कार चलाकर वापस दुकान पर आया और अपने साथियों से पूरी बात बताई। उनसे सब कुछ बताने के बाद हमने पुलिस को कॉल किया और पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचे। जब हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो तीनों वहां से भाग गए थे। उस जगह पुलिस को कुछ मादक पदार्थ, कुछ लंबे कपड़े और दुख पहुंचाने वाले हिंसक यंत्र भी हाथ लगे। मेरा नाम यूसुफ है। मैं 21 साल का हूँ। कुछ हफ्ते पहले मेरे माता पिता घूमने के लिए अमेरिका गए और घर देखने के लिए यहाँ सिर्फ मैं था। मैं कुछ दिन खुद की मर्जी का मालिक हो पाने की वजह से बहुत खुश था। एक दिन कार चलाते हुए मैं अपने शहर की मशहूर झील के पास पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक डुबकी लेने का ख्याल आया और सचमुच ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरे शरीर को ताजगी मिली। जैसे जैसे शाम होने लगी, मैंने रात गुजारने के लिए एक कैंप लगाया और आग जलाकर कुछ खाने के लिए पकाना शुरू कर दिया। रात में मैं नग्न अवस्था में ही कैंप के अंदर सो रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि शायद ऐसा मौका मुझे दोबारा ना मिले। जब मैं सोकर उठा तो मैं हैरान हो गया। मेरी टॉवेल मेरे पास नहीं थी। मुझे किसी और के भी अपने आसपास होने की आशंका ने और भी डरा दिया। हालांकि मेरे कार की चाबी अब भी मेरे पास थी और मेरे पास कोई और कपड़े ना होने के कारण मैंने वापस घर जाने के लिए कार चलानी शुरू कर दी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, फिर भी मुझे घर पहुंचना था और वो भी जल्दी। कुछ घंटे बाद मैंने रास्ते में एक आदमी को जाते हुए देखा, जो कि सड़क के दूसरे किनारे पैदल जा रहा था। अचानक वो गिर गया और उसका सर एक पत्थर से टकराया। उसके सर से खून निकलने लगा। हालांकि मैं नग्न अवस्था में था, फिर भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। कार से उतरते ही मुझे आभास हुआ कि उस आदमी ने मेरे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, मगर सामने से उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही मैं उसके और भी करीब पहुंचा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी थीं और वो गंदे तरीके से हंस रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और कार की ओर भागकर मैंने तेज गति से कार चलाना शुरू कर दिया। मैं सूरज ढलने से पहले ही घर पहुंच गया और जल्दी से घर के अंदर जाकर कुछ कपड़े पहने। उसके बाद से
मैं उस झील के पास कभी नहीं गया और उस आदमी का डर अब भी मेरे जहन में बना हुआ है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल में था। गर्मी की छुट्टियों में एक सुबह मेरे पापा के काम पर जाने के बाद मेरी माँ और मैंने मेरी नानी के यहाँ जाने की सोची। मेरी नानी एक गांव में रहती थी। क्योंकि मेरी नानी का घर गांव में था, इसलिए आगे जाकर हम लोगों को बाईं तरफ एक मोड़ लेना पड़ा। आगे का रास्ता इतना सकरा था कि एक समय में सिर्फ एक ही कार उस कच्ची रोड पर जा सकती थी। उस रोड के दोनों तरफ चावल के फसलों से भरे खेत और जंगल थे। नानी के यहाँ पहुँचते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने छोटे मामा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। मुझे इसलिए भी नानी के घर आना पसंद था क्योंकि मेरे मामा को गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था और उनका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे ही मुझे पता चला कि मामा ऑफिस गए हुए हैं, मैंने उनके कंप्यूटर पर डूम 3 गेम खेलना शुरू कर दिया। एक समय डूम 3 सबसे लोकप्रिय गेम हुआ करता था। मुझे खेलते हुए 1 या 2 घंटे हुए होंगे, तभी मेरे मामा ऑफिस से वापस आ गए। उनके आते ही मेरी नानी ने उन्हें अपने साथ बाजार ले जाने को कहा क्योंकि हम लोग वहां घूमने आए हुए थे। शाम करीब 7 बजे मेरी नानी और मामा सामान खरीदने के लिए बाजार निकले। मैं बहुत खुश था और हंसते हुए मैंने अपनी नानी और मामा को बाय बाय किया। मुझे लगता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों था। लगभग 1.5 घंटे बाद मेरे मामा ने फोन किया। फोन पर उन्होंने मुझे कहा कि वो शॉपिंग करके वापस बाईं ओर मुड़ने वाले थे, पर तभी उनकी कार का एक टायर पंचर हो गया और मुझे उनके लिए नीचे वाले रूम से एक टायर लाने के लिए कहा। जैसा कि मैंने बताया, मेरी नानी के घर पहुंचने के लिए उस संकरी कच्ची रोड से कार से 5 मिनट लगते हैं, मगर पैदल चलते हुए वहां पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो रात को उस सकरी कच्ची रोड का रास्ता और भी डरावना हो जाता है। खेतों और जंगलों के बीच मौजूद उस कच्ची रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा खेत और जंगल। उस वक्त करीब 9 बजे थे और 8 बजे ही उस गांव में हर तरफ अंधेरा हो जाया करता था। सचमुच मैं काफी डर गया था, लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं लगने देना चाहता था कि वो मुझे डरपोक समझे। इसलिए मैं घर से टायर लेकर उस कच्ची सड़क पर निकल पड़ा। मुझे दूर से ही मामा के कार की हेडलाइट की बत्ती जलती हुई दिख रही थी और मामा के सड़क के दूसरी तरफ होने के आभास ने मुझे थोड़ा हिम्मत दी, मगर रात काफी अंधेरी थी और उसने मेरे डर को बढ़ाया। चारों ओर अंधेरा होने के कारण मेरी आंखें अंधेरे में कई तरह के अनोखे विचित्र आकार देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने चावल के खेत में किसी को खड़ा देखा और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अपने हाथ पर अपने चेहरे को रखे हुए मुझे झाड़ियों से घूर रहा हो। मेरे पैर कांपने लगे और पसीने ने मेरे बदन पर दस्तक दी। ये किसी साधारण अंधेरी रात से भी ज्यादा डरावना था और मेरे खुद बनाए हुए डर और भ्रम की वजह से
मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मामा की कार से काफ़ी नज़दीक हूँ। खुश होते हुए मैंने टायर को आगे बढ़ाते हुए उनकी ओर काफ़ी तेज़ी से चलने लगा। मैं काफ़ी तेज़ी से चल ही रहा था, पर तभी अचानक मुझे अपने सामने कुछ दिखाई दिया। क्योंकि वो चीज़ अभी भी मुझसे थोड़ी दूर थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला था कि वो है क्या, मगर वो कोई खाली चीज़ थी। अचानक मुझे बहुत अजीब लगा और फिर से मेरी गति धीमी हो गई। मैंने अपनी आंखें छोटी की और सर को उस दिशा में मोड़ा ताकि मुझे पता लग सके कि वो खाली चीज़ क्या है, मगर कुछ पता ना चल सका। हालांकि मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने चलना जारी रखा और सोचा कि कोई भी चीज़ मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मामा और परिवार बस कुछ 300 मीटर ही दूर हैं। जब मैं उस चीज़ के काफ़ी नज़दीक पहुंचा, मैं रुक गया, क्योंकि अब मैं उसे पूरी तरह से देख सकता था। एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी, चावल के खेत में देख रही थी। सिर्फ उसका चेहरा देखकर ही मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़ी औरत का मुंह खुला हुआ था और उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। मुझे आज भी नहीं पता क्यों मेरे कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। बिना कुछ बोले उसकी ओर चलते हुए मेरा डर और भी ज्यादा हो रहा था। थोड़ी डरी हुई आवाज में मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, सुनिए, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई और रोते हुए तेजी से मैंने फिर से उसकी ओर एक आवाज लगाई, सुनिए। उस औरत ने मेरी ओर देखा और मुझे अपना दिल पसीजते हुए मालूम हुआ। हालांकि चारों ओर अंधेरा था, फिर भी उसके सफेद बालों और उसकी आंखों के सफेद हिस्से को बेशक देख सकता था। सबसे ज्यादा डरावना था उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां और उसका पूरा खुला हुआ मुंह। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे महज उसे देखते हुए ही मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। और तभी हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। कुछ समय बाद उस औरत ने मेरी ओर मुड़ना शुरू किया। हे भगवान, मुझे लग रहा था वो बैठी हुई है, मगर अब मुझे पता चला कि उसके शरीर के नीचे का कोई भी हिस्सा मौजूद ही नहीं है। उसका धड़ और सर उसने सिर्फ अपने हाथों के जरिए जमीन पर रोक रखा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल एक साथ आने लगे। मुझे ये भी लगा था कि मेरे सामने ही एक डायन बैठी हुई है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वहीं रुका रहा तो वो दोनों हाथों से मेरी तरफ दौड़ेगी। मैंने टायर को अपने हाथों में उठाया और आंखें बंद करके ही अपने मामा की कार की तरफ बहुत तेजी से दौड़ा। मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं कितने समय के लिए दौड़ा, पर जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे सुकून मिला। सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी नानी के कमरे में था। जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था, तो वो बोली कि वो कार में बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी और तभी उन्होंने देखा कि मैं अपना सर नीचे करके हाथों में टायर लिए हुए दौड़ रहा था और तभी मैं नीचे गिर गया।
और सभी कार से निकलकर मेरी तरफ दौड़े। माँ की बात सुनने के बाद मैंने माँ को और सभी को वो बातें बताईं जो रात में मेरे साथ घटी थी। उस शाम मेरी नानी ने मेरे लिए चिकन सूप बनाया था। मेरे अंकल ने मुझे डरावने गेम्स खेलने से मना किया और वो अब मुझे डूम 3 भी नहीं खेलने देते। और तभी से जब भी मैं नानी के यहाँ रुकता हूँ, मुझे सिर्फ स्टार वॉर्स रेसिंग गेम ही खेलने को मिलता है। मुझे अभी भी लगता है जो मैंने उस रात को देखा था वो कोई भूत नहीं था, वो सिर्फ मेरे कमज़ोर दिमाग का पैदा किया हुआ एक भ्रम था। इकतीस दिसंबर 1985 की रात, जब मैं 19 साल का था, तो कुछ दोस्तों के साथ में एक रूफटॉप होटल में पार्टी करने गया था। 12 बजने में आधा घंटा बचा हुआ था। तब मुझे याद आया कि मैं अपना कैमरा कार में भूल आया हूँ। आधे घंटे में मैं कैमरा लेकर वापस ऊपर आ सकता था, इसलिए मैं कैमरा लेने नीचे आ गया। कैमरा उठाकर मैं वापस लिफ्ट से ऊपर वाली मंजिल पर आ ही रहा था कि आधे रास्ते पर ही लिफ्ट हिलने लग गई और फिर एकदम अचानक से बीच में ही रुक गई। मैं बीच में फंस गया। बचपन से ही मुझे बंद जगहों से काफी डर लगता था। मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं एलिवेटर में एक किनारे बैठा हुआ था और तभी एलिवेटर की लाइट बुझ गई और बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। मगर मुझे पता था कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे होंगे। मेरे दिल की धड़कन डर के मारे तेज हो गई और तभी एकाएक मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एलिवेटर की लाइट को जलते बुझते देख रहा था और तभी मुझे एलिवेटर में एक दूसरे किनारे पर एक काली परछाई बैठी हुई दिखी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो परछाई मुस्कुरा रही हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मेरी आवाज कहीं गायब हो गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी लाउड स्पीकर से एक आदमी की आवाज आई कि एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लिफ्ट खराब हो गई है और जल्द ही वो मुझे बाहर निकाल लेंगे। एलिवेटर में मौजूद कैमरे से वो मुझे लेटे हुए देख सकते थे। उन्हें जरूर लग रहा होगा कि मैं नशे में होने के कारण बेहोश हूँ। जैसे ही मैं हिलने या बोलने की कोशिश करता, वो छाया हंसने लगती और मुझ पर उंगली दिखाने लगती। अभी भी लाइट का जलना बुझना चालू था और तभी ऊपर से लोग नए साल के आगमन में चिल्ला रहे थे 10। और उस काली परछाई ने एक आंख खोली और अपनी 10 उंगलियों को ऊपर कर दिया। 9। उसने दोनों आंखें खोली और अब भी उसने 9 उंगलियां ऊपर रखी। 8। अब भी मुझे देखते हुए उसने 8 उंगलियां हवा में रखी। 7। 7 उंगलियां हवा में। 6। 6 उंगलियां हवा में। 5। 5 उंगलियां हवा में। 4। उसके मुंह से लार निकल रहा था और वो मेरे और भी करीब था। 3 और करीब।
2 और भी ज्यादा करीब। और अचानक बत्ती का जलना बुझना बंद हो गया। एलिवेटर में अंधेरा था, बाहर सब कुछ शांत था। मैंने अपने दाएं कान में किसी की सांस लेने की आवाज सुनी और उसने मेरे कान में बोला 1। मेरी सांस रुक गई और बत्तियां दोबारा जलना बुझना चालू हो गईं। वो साया मेरे सामने था, फिर अचानक ही कहीं कोई नहीं था। बत्ती जल रही थी, मैं बोल और हिल सकता था। मैं एलिवेटर से जैसे ही अपने वाले मंजिल पर पहुंचा तो वहां पाया कि पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया था। किसी पागल ने नए साल का इंतजार किया और नया साल आते ही 4 लोगों का छुरी से कत्ल कर दिया। उस रात के बाद से फिर कभी मुझे ऐसी बेहोशी नहीं हुई।